Dopodiché, sempre collega del Barba mi invitava ad andare in Libano, io dovrei essere in Libano venerdì. ये थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने कहा कि वो 18 अक्टूबर को लेबनान जाएंगी। पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने साउथ लेबनान में यूएस पीस कीपर्स के बेस पर कई हमले किए हैं। इनमें लगभग 15 सैनिक घायल भी हुए हैं। ये वही पीस कीपर्स हैं जिनका जो प्रेजेंस है उसमें हिंदुस्तानी सोल्जर्स भी हैं। खैर, 13 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पीस कीपर्स को साउथ लेबनान से बाहर निकल जाना चाहिए। ये भी सही है। इजराइल अब यूएन को बता रहा है कि उन्हें कब क्या करना चाहिए। मेलोनी ने आगे बढ़कर इसका विरोध किया। आधिकारिक तौर पर वो यूएन पीस कीपर्स के समर्थन में लेबनान जा रही हैं, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि उनका असली निशाना लेबनान का पड़ोसी सीरिया है। दरअसल इटली ने सीरिया के साथ संबंध बहाल करने की पेशकश की है। इटली यूरोपियन यूनियन के सबसे अहम देशों में से एक है। 2011 में जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई तब ईयू ने सीरिया के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लिए। कालांतर में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर मानवाधिकार उल्लंघन और केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने के इल्जाम लगे। इसके चलते रिश्तों में सुधार की गुंजाइश कम ही होती गई। कट टू 2024, सीरिया में असद की सरकार अब भी बरकरार है। उनके खिलाफ लगे आरोप भी बरकरार हैं, मगर ईयू के देश सीरिया के साथ संबंध अब सुधारना चाहते हैं। उसके साथ डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंध दोबारा शुरू करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? आज हम जानेंगे कि सिविल वॉर की स्थिति क्या है सीरिया में और ईयू के देश सीरिया से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का रोजाना वाला कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज सीरिया की चर्चा होगी। Brought to you by Haier, ITIL and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectado. पहले बेसिक्स आपके क्लियर हम करवा देते हैं। सीरिया मिडल ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट एशिया। इसकी सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगती है। पश्चिमी सीमा इसकी भूमध्य सागर से मिलती है, मेडिटेरेनियन सी। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नई सीरिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है। दिल्ली एनसीआर की जो पॉपुलेशन है उससे भी कम। 90% लोग यहाँ मुसलमान हैं और आधिकारिक भाषा अरबी है। करेंसी का नाम है सीरियन पाउंड। अब इतिहास का रुख करते हैं। सीरिया में मानव सभ्यता के निशान ईसा से पूर्व 3500 साल पहले के भी मिलते हैं। 300 ईसा पूर्व में वहां सिकंदर ने कब्जा किया। इसके बाद रोमन और बाइजेंटाइन एम्पायर का शासन रहा। फिर 636 ईस्वी में अरब सेनाओं ने बाइजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त दी। इसके बाद सीरिया पर मुसलमानों का शासन हुआ। आगे चलकर मंगोलों और तुर्कों ने भी इस जमीन के लिए जंग लड़ी। ये हुआ प्राचीन इतिहास। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सीरिया का आधुनिक इतिहास कैसा रहा है? पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। 1918 में अरब और ब्रिटिश सेनाओं ने दमिश्क पर कब्जा किया, जिससे 400 बरस पुराना ऑटोमन शासन समाप्त हुआ। इसके बाद सीरिया को फ्रांस का मैंडेट बनाया गया। इसी तरह ब्रिटेन का मैंडेट बना था पैलेस्टाइन, जो अब इजराइल हो गया है, काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सीरिया आज़ाद हुआ। फ्रांस से तो आज़ादी मिली, मगर राजनीतिक झंझट से नहीं हुई। 1960 में उसने इजिप्ट के साथ यूनाइटेड अरब रिपब्लिक भी बनाया, मगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर 1970 में हाफिज अल असद ने सीरिया की सत्ता हड़प ली। वो शिया मुसलमान थे। शिया सीरिया में अल्पसंख्यक हैं। हाफिज अल असद का एक और लिंक था बाथ पार्टी से। बात का मतलब होता है पुनर्जागरण, रेनेसांस। इसका मकसद था मुस्लिम देशों को एकजुट करना। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का संबंध भी इसी मूवमेंट से था। बहरहाल, हम बात कर रहे थे हाफिज अल असद की। हाफिज ने 30 सालों तक सीरिया पर शासन किया। उनका कार्यकाल निरंकुशता की मिसाल रहा। आतंकी संगठनों को सपोर्ट करना और विरोधियों का नरसंहार इनका पसंदीदा काम था। सन 2000 में हाफिज अल असद की मौत हुई। फिर सत्ता आई उनके बेटे बशर अल असद के पास, अभी भी उन्हीं के पास है। जब सन 2000 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो हल्की सी उम्मीद जगी कि नया शासन पुराने की तुलना में बेहतर होगा। इसकी वाजिब वजह भी थी। बशर अल असद ने लंदन में मेडिकल की पढ़ाई की थी और बाद में वहीं डॉक्टरी भी करने लगे थे। यही उनका इरादा भी था, लेकिन बीच में ही उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। बशर को वापस सीरिया लौटना पड़ा और पिता की मौत के बाद सत्ता उनके हाथ में आई। सीरिया के लोगों को लगा कि लंदन में पढ़ा नौजवान है, उदार होगा, लोकतंत्र को बढ़ावा दे देगा, लेकिन ये सब कोरी कल्पना साबित हुई। बशर ने अपने पिता की परंपरा कायम रखी।
उससे भी आगे एक कदम गए निरंकुशता में। सीरिया में सत्ता बदली लेकिन लोगों की किस्मत वैसी की वैसे ही रही। फिर दिसंबर 2010 में एक चिंगारी भड़की ट्यूनीशिया में, ये पड़ोसी मुल्क है। ट्यूनीशिया में नगर निगम के अधिकारियों ने मोहम्मद बजीजी नामक दुकानदार का ठेला जब्त किया। जब वो उसे छुड़ाने दफ्तर गया नगर पालिका के, तो बुरी तरह उसको दुत्कारा गया और गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट के बाद 23 सालों से सत्ता पर काबिज तानाशाह बेन अली सपरिवार देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद नंबर आया मिस्र का, जहां 30 बरसों से जमे होस्ने मुबारक को कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसी तरह मिडल ईस्ट के बाकी देशों में भी बवाल शुरू हुआ। निरंकुश तानाशाहों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे। अब ये सारी खबरें रेडियो और टीवी के जरिए सीरिया में भी पहुंच रही थी, सोशल मीडिया भी था। एक रोज सीरिया के डेरा शहर में एक बच्चे ने अपने स्कूल की दीवार पर एक पंक्ति लिखी, इट्स योर टर्न डॉक्टर, यानी अब डॉक्टर तुम्हारी बारी है। डॉक्टर बशर अल असद का निकनेम है। कायदे से देखें तो दीवारों पर लिखी अनगिनत पंक्तियों में से ये एक ही थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया गया। शहर के सिक्योरिटी चीफ आतिफ नजीब को ये बात बहुत अखर गई कि किसी ने ऐसा लिखा, और इसलिए भी अखरी क्योंकि ये जो भाई साहब थे वो राष्ट्रपति बशर अल असद के रिश्तेदार लगते थे। नजीब ने पूछताछ शुरू की, कोई आगे नहीं आया। फिर पुलिस ने हर उस बच्चे को उठाना शुरू किया जिनके नाम दीवार पर लिखे हुए थे, और इनमें से कई नाम तो कई बरस पहले से मौजूद थे। गिरफ्तार किए गए बच्चों को जेल भेजा गया, वहां इन बच्चों को टॉर्चर किया गया। जब बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने कहा कि अपने बच्चों को भूल जाओ, अगर बच्चे चाहिए तो और पैदा कर लो, अगर नहीं कर सकते तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज। इस रवैये ने लोगों को भड़काया। मार्च 2011 में सड़कों पर लोग उतर आए। उन्होंने असद सरकार का खुलकर विरोध शुरू कर दिया और पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पुलिस ने विरोध को जितना दबाने की कोशिश की, उतनी ही तेज रफ्तार से इसकी लहर आगे फैली दूसरे इलाकों में। अब बशर अल असद को सत्ता गंवाने का डर लगा। वो इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। असद ने फौज उतारी, हिंसा की खुली छूट दी अपने अफसर्स को। अगले दिन जब लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने आए तो उनका सामना ऑटोमेटिक हथियारों और टैंक्स से हुआ। निहत्थे लोगों को बड़ी बेरहमी से तब मारा गया। ये देखकर सेना के एक गुट ने विद्रोह किया। उन्होंने सरकारी नौकरी को दुत्कारा, फौज की नौकरी को, और प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए और उन्होंने बनाई फ्री सीरियन आर्मी FSA, और वो असद सरकार से भिड़ गए। यहां से सीरिया में हिंसक टकराव की शुरुआत हुई, एक तरह से सिविल वॉर। FSA को जल्दी विदेशी समर्थन भी मिला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने विद्रोहियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई। सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने मदद की, लेकिन उनका सहयोग धार्मिक आधार पर था। असद परिवार का ताल्लुक शिया अलवी संप्रदाय से है। अभी अलावी सीरिया में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए सुन्नी देशों को यह वर्चस्व खलता रहा है। जब सुन्नी देशों ने विद्रोहियों को समर्थन दिया तब असद के समर्थन में शिया देश आ गए। ईरान ने पैसों और हथियारों से मदद की, जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने अपने लड़ाके उतार दिए। ऑब्वियसली ईरानी है ये। रूस सीरिया का पुराना दोस्त रहा है तो उसने भी असद सरकार को समर्थन दिया, अपनी आर्मी वहां पे भेजी। सीरिया बहुत सारे बाहरी हितों का युद्ध क्षेत्र इसी तरह बना। बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स सीरिया में लड़ी जाने लगी। एक पावर वैक्यूम बना और इसका फायदा उठाया इस्लामिक स्टेट यानी IS ने। ये अभी तक इराक में अपने पैर जमा रहा था। जब उसे पड़ोसी सीरिया में खाली ज़मीन मिल गई तो उसने वहाँ भी अपना झंडा गाड़ा। इराक के मोसुल से लेकर सीरिया में रक्का तक इस्लामिक स्टेट का राज हुआ। 2014 में IS ने रक्का को अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। अमेरिका इराक में 2003 से लड़ रहा है। IS के पीछे पीछे वो भी सीरिया गया, हालांकि उसने सीधा हमला IS तक ही सीमित रखा। अक्टूबर 2019 में अमेरिका ने IS के सरगना अबू बकर अल बगदादी को सीरिया में ही मारा। अब सीरिया में IS का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इन सब के अलावा सीरिया में एक चौथा गुट भी है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF। ये कुर्द और अरब विद्रोहियों का मोर्चा है। इन्होंने IS से अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई शुरू की थी। अब इन्हें तुर्की से लड़ना पड़ रहा है। दरअसल तुर्की इन्हें आतंकवादी मानता है और उनके खिलाफ हवाई हमले करता रहता है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर से पूछा कि सिविल वॉर ने सीरिया को कैसे प्रभावित किया है। 13 बरस बाद सीरिया की स्थिति अब कैसे दिखती है? सीरिया एक तरह से कहा जाए तो 20-25 साल या 25-30 साल पीछे चला सिविल वॉर की वजह से। 2011 में अगर सीरिया की हम बात करें तो सीरिया इकोनॉमिक रिकवरी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे था।
और सीरिया एक ऐसा देश माना जाता था जिसमें उसके सबसे पहले तो उसके सारे नेबर्स से, इसराइल के अलावा सारे नेबर्स से अच्छे संबंध हो गए थे, टर्की से अच्छे संबंध थे, और ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी अच्छी हो गई थी। 5 साल 7 साल जो सिविल वॉर चला 2011 से 2017-18 तक, तो सीरिया काफी ज्यादा डिवास्टेट हो चुका है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गए हैं, इंडस्ट्रीज खत्म हो गए हैं, जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो सीरिया के लिए भी कई देशों से, जैसे वो अपने आस पड़ोस के देश देश से रिलेशन इंप्रूव कर रहे हैं, टर्की से, जॉर्डन से, इजिप्ट से, और अगर यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो सीरिया एक बार फिर एक इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ पे आ सकता है। तो सीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो यूरोपियन यूनियन से अगर रिलेशंस बढ़ते हैं, इंप्रूव होते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अरब लीग के बाद अब यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के देश सीरिया के साथ संबंध बहाल करने की कोशिश में है। इसके पीछे क्या एजेंडा है? यूरोपियन यूनियन के लिए दो तीन चीजें अहम हैं अभी के टाइम में देखें तो। एक तो ये कि सीरिया और इराक दोनों जगह से काफी सारे रिफ्यूजीज जो वहां जब सिविल वॉर चल रहा था तो वहां से अपनी जान बचा के वो भागे थे। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है वो टर्की के रास्ते यूरोप में इंटर उन्होंने किया था, और वो वहां एज अ रिफ्यूजीज अभी तक रह रहे हैं। तो जहां तक देखें, यूरोप के देशों में अभी स्पेशली जो फार राइट वहाँ एक पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल रहा है, वो उनकी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो उनको एक तरह से कहें कि रिफ्यूजीज को वापस भेजने के लिए सीरिया में एक अहम भूमिका हो सकती है अगर रिलेशन अच्छे हो तो। दूसरी एक चीज ये भी है कि सीरिया अभी एक रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के मोड में है। तो वहां पे यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहां की जो कंपनीज हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर उनसे रिलेशंस अच्छे हो जाएं। तो ये दो चीजें हैं, एक तो रिफ्यूजीज का मामला है और दूसरा इकोनॉमिक इसका मामला है। तीसरी एक चीज और भी नोटिस की जा सकती है कि सीरिया, हालांकि सीरिया में बहुत ज्यादा ऑयल या गैस नहीं है, लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन में धीरे धीरे बहुत सारे गैस फील्ड्स पाए गए हैं, उनकी डिस्कवरी हुई है। तो सीरिया से अच्छे रिलेशंस का मतलब ये है कि गैस पाइपलाइंस वगैरह वहां से बनाए जा सकते हैं। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक तरह की चीज होगी। अ, तो स्पेशली अभी के टाइम में जब कई जगह जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, मिडल ईस्ट में भी सिचुएशन काफी वल्नरेबल है, तो सीरिया से रिलेशंस इंप्रूव करके यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ फायदा हो सकता है। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर शुरू हुआ था। कई गुटों ने मिलकर असद सरकार को गिराने की कोशिश की। उन्हें पश्चिमी देशों की भी मदद मिली, मगर बशर अल असद बचे ही रहे। असद सरकार को किसकी मदद मिली थी? आज के समय में असद की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है? जब असद सरकार पे सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था और असद सरकार की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेनली दो देश उनके सपोर्ट में आए थे, एक ईरान और दूसरा रशिया। और ईरान और रशिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से असद सरकार, जो असद गवर्नमेंट है, असद रजीम थी, वो बच गई, और सिविल वॉर उनके में उनका पलड़ा भारी हो गया, और वो कई सारे मतलब प्रॉब्लम्स के बाद भी सरवाइव कर गए। अगर अभी हम असद गवर्नमेंट की अभी बात करते हैं, तो अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली वो पिछले 4-5 सालों में 2019-20 से लेके अभी तक धीरे धीरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट में, पहले यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट और टर्की, ये देशों ने धीरे धीरे उनसे संबंध बढ़ाने शुरू किए। और बाद में अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अरब लीग और बाकी जो वहाँ के मिडिल ईस्ट के देश हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनकी भी उनसे रिलेशंस अच्छे हो गए। अब ये समझते हैं कि 13 बरस के सिविल वॉर ने क्या क्या छीना। इसमें 6 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50 लाख लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा है, जबकि 68 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। सीरिया से भागे लोगों ने कहाँ शरण ली है, आप मैप पर देख लीजिए। सबसे ज़्यादा लोग तुर्की पहुँचे। इस समय तुर्की में 23 लाख से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। एक बड़ी संख्या इराक, जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान भी पहुंची। बाकी जो लोग थे उन्होंने यूरोप का रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लाख से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थी यूरोप के अलग अलग देशों में अब रह रहे हैं। कहाँ कितने लोग हैं? जर्मनी में लगभग 5 लाख हैं, स्वीडन में लगभग 1 लाख हैं, ऑस्ट्रिया में लगभग 1 लाख हैं, ग्रीस में 80,000 के करीब है, नीदरलैंड्स में 50,000, फ्रांस और इटली में लगभग 30-30 हज़ार सीरियाई शरणार्थी अभी हैं। ये सभी देश ईयू के सदस्य हैं। ईयू यूरोप के 27 देशों का संगठन है। उनके बीच ओपन बॉर्डर, ट्रेड और कई अहम मसलों पर सहमति है। ईयू की सीरिया पॉलिसी क्या रही है, आप पॉइंट्स में वो भी जानिए। ईयू ने सिविल वॉर की शुरुआत में असद सरकार की निंदा की थी। 2011 में उसने सीरिया के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़े। सितंबर 2011 में ईयू ने सीरिया से तेल का आयात बंद किया और ईयू के देशों ने सीरिया के विद्रोही गुटों पर लगाया आर्म्स एम्बार्गो खत्म किया। यानी विद्रोही गुटों के हाथ मजबूत हो गए, उन तक हथियार इजीली पहुंचने लगे। ईयू सीरिया में इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकवादी संगठनों को दुनिया के लिए खतरा बताता है। ईयू सत्ता परिवर्तन के जरिए ही जंग को खत्म करना चाहता है। कुल मिला के बात यह है कि अगर बशर अल असद सत्ता छोड़ेंगे तो ईयू खुश होगा। ईयू की पॉलिसी रही है कि वो सीरिया के आतंकियों को बाहरी मदद नहीं मिलने देगा। कहता तो यही है, ईयू गृह युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद करेगा और उन्हें सुरक्षा देगा, ऐसा भी कहता है। ये हुई सीरिया पॉलिसी की बात ईयू की। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने शुरुआत में बताया, ईयू सीरिया से दोस्ती पर विचार कर रहा है और इसकी पहल इटली ने की है। पीए मेलोनी ने 16 अक्टूबर को ईयू नेताओं की एक बैठक से पहले इटली की संसद में सीरिया से संबंध सामान्य करने की बात कही। क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें ईयू की सीरिया के लिए बनाई गई नीतियों पर फिर विचार करना चाहिए ताकि सीरियाई लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ उनके घर वापस भेजा जा सके। एक इमिग्रेशन का एंगल भी है। जुलाई 2024 में ईयू के 7 देशों ने भी इस तरह की मांग की थी कि आप सीरिया में हालात सुधारिए और शरणार्थियों को वापस रिपैट्रिएट कीजिए। ऑस्ट्रिया ने कहा, इटली ने कहा, चेक रिपब्लिक ने कहा, स्लोवाकिया ने कहा, स्लोवेनिया ने, ये जो ईस्ट यूरोपियन रिपब्लिक्स हैं, ग्रीस, क्रोएशिया और साइप्रस, इन्होंने कहा कि ईयू को सीरिया के साथ संबंध सामान्य करने चाहिए ताकि इनको वापस भेजें जो लोग आए हैं। पर सवाल उठता है कि ईयू सीरिया से दोस्ती करना क्यों चाहता है? 2 बड़ी वजह। नंबर 1, यूरोप में दक्षिण पंथ का बढ़ता प्रभाव। जून 2024 में यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। इसमें धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को ही बढ़त मिली, खासतौर पर फ्रांस की नेशनल रैली और जर्मनी की ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। इसके अलावा स्वीडन, इटली समेत कुछ और देशों की घरेलू राजनीति में दक्षिणपंथ ने पैर पसारे हैं। इन पार्टियों ने दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को वापस भेजने की एक मुहिम चला दी है। इसलिए वो सीरिया के साथ रिश्ते बेहतर करने की मांग कर रहे हैं ताकि शरणार्थियों को वापस भेजा जा सके। दूसरा कारण है लेबनान पर हमला। सितंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना है कि वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है, लेकिन लेबनान के सरकार के मुताबिक इसमें आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। 1 महीने से भी कम समय में लेबनान से लगभग 3 लाख लोग बॉर्डर क्रॉस कर सीरिया जा चुके हैं। इसके चलते शरणार्थी संकट और बढ़ने की आशंका है। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस MPIDSA में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। हमने पूछा कि असद सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध जैसे आरोप लगते रहते हैं। आरोप लगाने वालों में ईयू के देश भी हैं। अब वही देश सीरिया की असद सरकार के साथ संबंध बहाल क्यों करना चाहते हैं, इसमें उनका क्या फायदा है? देखिए, हुआ ये है कि बशर अल असद के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स रहे हैं, जब वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, तो ऐसे में बशर अल असद ने केमिकल वेपन से लेके सारे तरीके के जो बैंड जो तरीके होते हैं वॉर के और सिविल वॉर के टाइम में, उन सबका उपयोग किया और लिहाजा बहुत सारे यूरोपियन देशों ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसके बाद उनसे अपने डिप्लोमेटिक टाइज भी तोड़ लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चूंकि इतने ज्यादा रेफ्यूजीज बढ़ते जा रहे हैं यूरोप में, इसलिए और यूरोप में फार राइट का राइज भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सारे के सारे ये जो लीडर्स हैं ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ईयू वाइड लेवल पे, यानी यूरोपियन यूनियन के लेवल पे पॉलिसीज में चेंज किया जाए, सीरिया से वापस डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल किए जाए
जाए ताकि इन लोगों को हम वापस एक्सपल कर सकें। तो जो कॉल फॉर एक्सपल्शन है बहुत सारे इनके जो रेफ्यूजीज की, वो बढ़ती ही जा रही है लगातार। और जैसा कि आपको पता है कि ये EU वाइड फिनोमेना है, ऐसा नहीं है ये केवल किसी एक देश की बात है या किसी एक साल की बात है। आप यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन ले लें, चाहे आप इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्रीज का इलेक्शन ले लें, आपको लगातार एक राइज इन द राइट विंग सेंटिमेंट दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 12 लाख सीरियाई शरणार्थी यूरोप के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इन देशों में शरणार्थी विरोध के नाम पर कई दक्षिणपंथी पार्टियों का उभार हो गया है। शरणार्थियों को गाली दे दे के पॉलिटिक्स चल रही है। शरणार्थी संकट ने यूरोप की राजनीति को कैसे बदला है? क्या यूरोप उग्र धारा की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है? इस पर भी आप एक्सपर्ट की राय सुनिए। लेकिन ये जो सिविल वॉर 2011 के बाद से शुरू हुई है सीरिया में, और अगर आप सीरिया की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं तो वहां से लाखों की संख्या में, मतलब तकरीबन अगर आप यूरोप की बात करें तो तकरीबन 1.2-1.3 मिलियन सीरियन सिटीजन्स जो हैं वो यूरोप में गए हैं पिछले 2011 के बाद से, यानी पिछले ऑलमोस्ट 10 साल के वक्फे में। और स्पेशली 2015 के आसपास तो ये जो नंबर था, क्योंकि सिर्फ सीरिया से ही ये रेफ्यूजीज नहीं जा रहे थे, ये रेफ्यूजीज और भी मिडिल ईस्टर्न देशों से जा रहे थे, और वहां पे एक पीकिंग हुई जिसको रेफ्यूजी क्राइसिस कहा जाता है। तो अब हुआ ये है कि देखिए, अगर आप कुछ दिनों में देखें कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में एक राइट विंग पॉलिटिक्स जो है, वो राइट विंग पॉपुलिज्म, जो फार राइट जिसको कहा जाता है, उसका एक तरह से उत्कर्ष हुआ है, यानी उसमें एक बढ़ोतरी हुई है, और वहां पर एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा रूट ले रहा है। तो ऐसे में आप देखते हैं कि अगर आप इलेक्शंस को देखें तो इलेक्शंस में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों में एक राइट विंग की, फार राइट की, राइट विंग तो केवल कंजर्वेटिव्स को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे फार राइट की बात हो रही है, जो बिल्कुल एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट स्पेक्ट्रम पे है यूरोपियन पॉलिटिक्स के। तो चाहे वो इटली में जॉर्जिया मेलोनी हो, या वो अभी नेदरलैंड्स में हम देख रहे हैं कि कैसे कि एक नई सरकार बनने जा रही है, होपफुली, जो एक फार राइट सरकार है। सिमिलरली बहुत सारे देशों में, जर्मनी में AFD का राइज हुआ है, फ्रांस में जिस प्रकार आपने देखा कि इमानुएल मैक्रों को बहुत तगड़ी टक्कर दी वहां पे मैरीन ला पेन ने, जो कि फार राइट की लीडर है। तो लिहाजा इस तरह से बहुत सारे देशों में जो फार राइट का उदय हुआ है, उससे हुआ यह है कि ये दिखाता है, बेसिकली ये इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि कैसे जो यूरोप का जो नेटिव है, वो इन बढ़ते हुए रेफ्यूजीज की वजह से जो सोशल प्रॉब्लम्स वहां बढ़ती जा रही हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जो टेरर, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, उससे वो परेशान है, और एक रिक्लेम ऑफ यूरोप, इस तरह का मूवमेंट वहां चल रहा है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी भारत कनाडा विवाद से जुड़ी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी ही बातों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल 16 अक्टूबर को वो फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने पेश हुए। वहां उन्होंने कह दिया कि विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसद विदेशी दखल में शामिल हैं। आप सुन लीजिए। I have the names of a number of parliamentarians, former parliamentarians and or candidates in the Conservative Party of Canada who are engaged or at high risk of, or for whom there is clear intelligence around foreign interference. कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया पियर पॉलिवर ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। कहा है कि ट्रूडो उन सभी सांसदों के नाम पब्लिक करें जो दूसरे देशों के साथ साठगांठ में शामिल हैं। आपको पता है तो बता दो, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। ये भी पियर ने कहा। वो अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वो इस खुलासे से भी पीछे छुड़ाना चाहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर चीन का दखल होने दिया और इससे उन्हें 2 चुनावों को जीतने में मदद मिल गई। आप पॉलिवर का पूरा स्टेटमेंट का जो भावानुवाद है हमने आपके लिए कर दिया। पियर पॉलिवर इस वक्त कनाडा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज के दिन आम चुनाव हो जाएं कनाडा में तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता है। पार्टी लीडर होने के नाते प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ा दावा पॉलिवर का ही होगा। बहरहाल कमीशन के सामने ट्रूडो ने भारत पर भी अपनी बात रखी। कहा कि निज्जर की हत्या का उस वक्त कोई इंटरनेशनल लिंक नहीं मिला था। बाद के दिनों में इस तरह की जानकारी दी गई, लेकिन भारत ने सहयोग करने के बजाय हमारी सरकार और उसकी ईमानदारी पर हमले किए। उन्होंने कनाडा के कई डिप्लोमेट्स को बिना किसी वजह से बाहर निकाल दिया। आप ये वाली बात भी सुन लीजिए। My position and Canada's position is to defend the territorial integrity of India. One India is official Canadian policy, and the fact that there are
number of people in Canada who advocate otherwise does not make it Canadian policy, but also does not make it, is not something that is illegal in Canada. The decision of the leader of the Conservative Party to not receive the necessary clearance to get those names and protect the integrity of his party is bewildering to me and entirely lacks common sense. Offered because we don't want to be in this situation of picking a fight with a significant trading partner with whom we have deep people-to-people ties and a long history and our fellow democracies. But standing up unequivocally for Canadian sovereignty and for the safety of Canadians back then was essential. ट्रूडो के बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो बातें हम पहले से कहते आए हैं उसकी आज पुष्टि हुई है। कनाडा ने भारत और भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस संदर्भ में उन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिया है। इस बचकाने व्यवहार की वजह से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। भारत कनाडा विवाद के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद एक और सुर्खी अभी हुआ नहीं है। दूसरी सुर्खी यह है यूक्रेन से। 16 अक्टूबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संसद में विक्ट्री प्लान पेश किया। उन्होंने कहा कि यह प्लान रूस यूक्रेन जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ज़ेलेंस्की के विक्ट्री प्लान में कुल 5 मेन पॉइंटर्स हैं। पहला पॉइंटर, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाए। नेटो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का एक फौजी संगठन है, उनके बीच साझा सुरक्षा का वादा है। यूक्रेन लंबे समय से नेटो और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है। रूस इसके विरोध में है कि उनके बॉर्डर पे नेटो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, रूस के खिलाफ यूक्रेन की डिफेंस को मजबूत करने में मदद की जाए। इसके तहत रूस में लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी गई है। ये हथियार उसे अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों से मिले हैं। उनकी परमिशन के बिना यूक्रेन इन हथियारों का इस्तेमाल रूस की धरती पर नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, यूक्रेन की धरती पर नॉन न्यूक्लियर डिटरेंस पैकेज तैनात किया जाए ताकि रूस के सैन्य खतरे को टाला जा सके। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि डिटरेंस पैकेज की सूरत क्या होगी, क्या इसमें यूएस ट्रूप्स भी होंगे। चौथा पॉइंट, यूक्रेन के अहम प्राकृतिक संसाधनों की अमेरिका और ईयू द्वारा सुरक्षा की जाए। पांचवा पॉइंट, यूरोप में तैनात कुछ अमेरिकी सैनिकों की जगह यूक्रेनी सैनिकों को रखा जाए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसके अलावा 3 और सीक्रेट पॉइंट्स हैं जिससे वो सिर्फ सहयोगी देशों को बताएंगे। विक्ट्री प्लान की चर्चा सबसे पहले अगस्त 2024 में शुरू हुई थी। तब यूक्रेनी सेना ने रूस के कर्स्क प्रांत पर हमला किया था। रूस उन्हें निकालने में सफल नहीं हो पाया है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की रूस के अंदर अटैक को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि नेगोशिएशन के दौरान रूस पर भी दबाव बनाया जा सके। इसके लिए यूक्रेन को और ज़्यादा सैन्य मदद की दरकार है। ज़ेलेंस्की विक्ट्री प्लान के जरिए मदद जुटाने की कोशिश में है। सितंबर में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्लान पेश किया था। वो यूरोप के कई और देशों को भी प्लान दिखा चुके हैं। हालांकि अभी तक कहीं से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। नई कोशिश के तहत ज़ेलेंस्की 17 अक्टूबर को ब्रसल्स पहुंचे यूरोपियन समिट में हिस्सा लेने। वहां भी उन्होंने अपना विक्ट्री प्लान दिखाया और बोले कि अगर हमने इस प्लान को आज से फॉलो करना शुरू किया तो 1 बरस के अंदर जंग खत्म हो सकती है। आप सुन लीजिए। If we start now and follow the victory plan, we can end this war no later than next year. Dear friends, I presented the victory plan to our parliament, our people, and I have their support. And I think it's so important to have unity in our country. The goal of the plan is that it strengthens not only Ukraine, but also our entire community. The Euro-Atlantic, dear leaders, we are ready to put the victory plan on your table and accounting on your support. Ukraine is ready for real diplomacy, but for it, we must be strong. Forcefully imposed truce instead of fair peace never provided security. Nobody is happy when the war is brought back. And our unity pressure on Russia and strengthening Ukraine are the keys to ending this war in a way that prevents Russia from starting it again. इस मामले पर रूस का भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि ज़ेलेंस्की नेटो को रूस के साथ सीधी जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। आप सुनिए। То есть он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной.
и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории России, прекрасно понимая, ну, по крайней мере, те, кто писали ему эти речевки, осознавали, к чему это приведет, потому что соответствующие заявления российским руководством были сделаны буквально неделю назад. Следующий пункт – укрепление украинской обороны. Этого Зеленский собирается достичь, как он сказал, точечными операциями в определенных местах. Ну что ж, постеснялся назвать эти определенные места. Каким образом он хочет этого достичь, это вообще, тут даже смешно говорить, через нанесение ущерба российской авиации вместе с партнерами. आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी ईरान से है। ईरान के कुछ फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी को लेकर नया खुलासा हुआ है। कई दिनों के बाद कानी सही सलामत नजर आए हैं। 10 अक्टूबर को मिडल ईस्ट आई ने खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया था कि कानी को पहरे में रखा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने इसका खंडन किया था। हालांकि कानी की यथास्थिति मिल नहीं रही थी कि वो हैं कहाँ। वो हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान गए थे। 4 अक्टूबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और लीडर हाशिम सफ़ीदीन को निशाना बनाया, तब से कानी पब्लिक में नहीं दिखे थे। फिर 15 अक्टूबर की तारीख आई, IRGC के कमांडर अब्बास नील फरशां की डेड बॉडी ईरान पहुंची। 27 सितंबर को वो बेरूत में हसन नसरुल्लाह के साथ थे। जिस हमले में नसरुल्लाह की मौत हुई उसी में वो भी मारे गए। जब नील फरशां का ताबूत तेहरान के एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ कानी मौजूद रहे। फिर इमाम हुसैन चौराहे पर एक कार्यक्रम में भी वो दिखे थे। ईरान के स्टेट मीडिया ने कानी की मौजूदगी को काफ़ी हाईलाइट करके दिखाया। इसके ज़रिए पूछताछ वाली रिपोर्ट्स पर विराम लगाने की कोशिश की गई। हालांकि सरकारी एजेंसियों की जांच जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें शक है कि इजराइल ने ईरान के पार सर्कल में घुसपैठ कर ली है। उसके बिना हमास के सरगना इस्माइल हानिये और हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह की हत्या संभव नहीं थी। इन अ नटशेल ईरान का ये मानना है कि ये सब सिर्फ टेक्निकल इंटेलिजेंस नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। और अब ईरान में इस ह्यूमन को या इन ह्यूमंस को ढूंढा जा रहा है। इस्माइल कानी और कुछ फोर्स के बारे में हम दुनियादारी में पहले बात कर चुके हैं। अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।